नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष के उत्तर लेखन की इस कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अभी तक उत्तर लेखन का जो आपका प्रोग्राम था लगातार विधिवत चल रहा है, आप सब जानते हैं, रेगुलर चल रहा है। लेकिन उत्तर लेखन जो आप सब करते हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो आज की इस कक्षा में आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न तो दिया जाएगा, साथ ही साथ जो आपके कुछ उत्तर हैं, जो कुछ उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं, विशेष रूप से पिछले प्रश्न की जिनमें हमने बात किया था पृथ्वी के आंतरिक संरचना की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो आपके उत्तर हमें प्राप्त हुए हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ज़रूरी है कि कम से कम जो छात्र रेगुलर हैं हमारे साथ, जो लगातार प्रतिदिन उत्तर लेखन कर रहे हैं हमारे साथ, भले ही विलम्ब से आप उत्तर अपना शेयर कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, तो आपकी नियमितता जो बनी हुई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रयास ये है कि जो आपकी कमियां हैं वो आपको बता दिया जाए। बीच बीच में इसी प्रकार से कम सप्ताह में एक दिन इस प्रकार का कक्षा रखी जाए जिनमें आपकी कमियों को बताया जाए, आपके उत्तर को देखकर उनमें क्या कमियां हैं, क्या और सुधार करना चाहिए, उस पर चर्चा की जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये कक्षा है। तो आज की कक्षा पर आगे बढ़ने से पहले आज का जो अभ्यास प्रश्न है उसको आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा अभ्यास प्रश्न है आज का। सबसे पहली बात, आज के अभ्यास प्रश्न को आप सब नोट कर लीजिए और जो लोग ऐप से जुड़े होंगे ऐप पर उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। प्रश्न है, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में किस प्रकार से उपयोगी हैं। प्रश्न कह रहा है भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में किस प्रकार से उपयोगी हैं। क्यों इस प्रश्न को मैंने दिया है? क्योंकि आज का जो उत्तर है ज़्यादातर छात्रों का जो है उसमें त्रुटियां हैं। तो क्योंकि हमने कल समझा था कि भूकंपीय तरंगे आज के समय में यदि हम देखें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में भूकंपीय तरंगों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले जहाँ पर हम भूकंपीय तरंगों की पहले जब हम बात करते थे तो विशेष रूप से ऊष्मा की बात करते थे और अन्य माध्यमों की बात करते थे जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करते थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। लेकिन आज भूकंपीय तरंगे जो हैं एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हो स्रोत के रूप में हैं जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। तो प्रश्न आपने नोट कर लिया है, ठीक है। और प्रश्न अब आपने नोट कर लिया है तो अब आगे की चर्चा करते हैं। जिनको प्रश्न नहीं मिला है वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, 10 सेकंड 20 सेकंड, आपको प्रश्न जो मैंने बोला है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके साथ आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना है क्योंकि इससे संदर्भित चर्चा डिटेल में हमने पिछली कक्षा में की है, तो इसका उत्तर तो आपको जरूर लिखना है। रही बात कुछ त्रुटियों की, जो त्रुटियां होंगी कल की कक्षा में हम भूकंप टॉपिक पर आ रहे हैं और भूकंप टॉपिक को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप जो टॉपिक है वो किस प्रकार से आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें आप बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये जो उत्तर हमें मिला है ध्यान से देखिएगा, ये बात हो रही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करें। सबसे पहली कमी इसमें क्या है? सबसे पहली कमी इसमें है कि आपने चेक तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी चेक करूँगा, अभी मैंने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आपका मॉडल उत्तर जिस पर आपने लिखा है ये A4 साइज़ के पेज पे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यदि आप A4 साइज़ के पेज पर लिखते भी हैं तो सबसे पहले दोनों किनारों पर एक स्ट्रेट लाइनिंग आप कर लिया करें तो थोड़ा सा देखने में भी सुंदर लगेगा। और यदि संभव हो सके उत्तर पुस्तिका का मॉडल मैंने आपको उपलब्ध कराया है उसकी जीरोक्स करा लीजिए तो चीज़ें आपकी और बेहतर लगेंगी। सबसे पहली कमी जो है इसको आप दूर करें और अगली कक्षा से उम्मीद करता हूँ आज का जो प्रश्न दिया गया है जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आप विधिवत जो इसका मानक है उस पर आप लिखेंगे। अब आपने बताया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या यहाँ पे बोला गया है। आपने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सटीकता से शायद, सटीकता ये शब्द आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शायद संभव ना हो, परंतु प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने एक अनुमान प्रस्तुत की है। अनुमान प्रस्तुत की है, नहीं किया है। देखो जब आप शब्द पढ़ते कोई शब्द तो उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। अब आपने क्या लिखा है कि एक अनुमान प्रस्तुत की है नहीं किया है, तब ये जाके एक वर्ड बनता, ठीक है। इस अनुमान के मुताबिक, इस अनुमान के अनुसार भी आप लिख सकते थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना त्रिस्तरीय है। यह
पहला क्रस्ट। अब यहाँ पे जब आप बता रहे हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना त्रिस्तरीय है, क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा आप लिख रहे हो और आपको पता है कि 4.5 पेज में आपको लिखना होता है। तो जब आपने ये बताया कि पृथ्वी की संरचना त्रिस्तरीय है, तो यहाँ पे जिस तरह से आपने लिखा, इससे अच्छा, इससे बेहतर ये होता कि इस तरह से आप नंबरिंग करके, ठीक है, रोमन अंक में नंबरिंग करके, ABC करके, 1 2 3 करके, इस तरह से यदि आप लिखते तो थोड़ा सा और अच्छा लगता और एग्जामिनर को भी पढ़ने में आनंद आता। ठीक है, तो इस तरह से प्रयास करिएगा कि नंबरिंग जब आपको करना हो किसी चीज़ की तो इस तरह से करें। ये थोड़ा सा बेहतर तरीका मेरी समझ से नहीं लगता है। ठीक है, ये आपने बता दिया। 3 संकेंद्रीय चट्टानी स्तरों से मिलकर बना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आपने बता दिया, देखो आपने कितना यहाँ पे, जैसे होता नहीं है कि एक शब्द यूज करते हैं लोग कि जैसे आप पेज बचा रहे हो। ठीक है, पेज नहीं बचाना है आपने, ये आपका, आप कह सकते हो A4 साइज़ का जो पेज है उसके आप कह सकते हो 1/4 भाग में पूरे चित्रों के माध्यम से दर्शा दिया। तो पेज नहीं बचाना है, वहाँ पे आपके पास पेज की कमी नहीं है। 4.5 पेज मिल रहे हैं, 4.5 पेज बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस चित्र को जो आपने यहाँ पे दर्शाया है, प्रयास आपको करना था कम से कम आधे पेज में इसको बनाया जाए, कम से कम आधे पेज में, और डिटेल से चीज़ों को लिखा जाए। जैसे आपने घनत्व लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने घनत्व लिखा है, ये जो आपने अलग लिखा, इससे बेहतर ये होता कि जब आप चित्र बनाए, आपने चित्र बनाया, ठीक है, जब आपने चित्र बनाया इस तरह से, ये आपका चित्र है, तो इसके साथ साथ यहाँ कॉर्नर पे ही यदि लिखते चलते तो थोड़ा सा और बेहतर होता। एक तरफ आप घनत्व लिख देते, एक तरफ आप गहराई लिख देते, तो चीज़ें और बेहतर लगती। ठीक है, तो प्रयास, जो कमियां बता रहा हूँ आगे से इसको सुधार करिएगा। अब आपने बता दिया क्रस्ट, ठीक है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाह्य कोर। अब देखो जैसे आपने दिखाया ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, तो जैसे ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल की बात जब यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे अवश्य इसको, क्योंकि ये मेंटल की बात यदि आप कर रहे हो यहाँ पे, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाना था, ऊपरी और निचला। इस तरह से यदि आप लिखोगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। आप कम जगहों पर कम शब्दों में उसको दिखा रहे हो, तो ये बेहतर तरीका नहीं है। चित्रों को थोड़ा सा सुधार करिएगा। अब आपने लिखा क्या है, क्रस्ट में क्या लिखा है? क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी और पतली परत है। औसत रूप से यह 33 किलोमीटर मोटी परत है। महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई तकरीबन 40 किलोमीटर तक है। क्रस्ट के सबसे ऊपरी वाली भाग में, सबसे ऊपरी देखो यहाँ पे जो आपने लिखा है कि क्रस्ट के सबसे ऊपरी परत वाली भाग में, ये शब्द जो है यदि आप इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको स्वयं से कमियां पता चल जाना चाहिए। यहाँ पे आपको सही करना है। परतदार चट्टानों की पतली और विच्छिन्न परत पाई जाती है, जिसके नीचे ग्रेनाइट की रवादार परतें हैं। महासागरीय बेसिन। अब देखो यहाँ पे जब आप क्रस्ट के बारे में बता रहे थे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना था, जब आप क्रस्ट की बात कर रहे हो तो क्रस्ट किन से मिलकर बना हुआ है, चौड़ाई कितनी है, ठीक है, साथ ही साथ इनमें किसकी प्रधानता है, वो चीज़ें आपको बतानी थी, तो थोड़ा सा आपका बेहतर होता। और क्योंकि आपने अपना उत्तर जो शुरुआत किया है ये आधुनिक परिभाषा से किया है, मैंने आपको 2 बताया था। मैंने बताया था कि सबसे पहले जो इसकी परिभाषा दी गई उनमें बताया कि किस प्रकार से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है 3 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसकी चर्चा आपको करनी थी। क्रस्ट वाला तो बाद में आता ना, पहले आप सियाल, सीमा, निफे की चर्चा कर लेते, फिर दूसरा आपको जो मैंने बताया था पायरोस्फीयर, बैरोस्फीयर, उसकी चर्चा आप करते, फिर ये तीसरे पे आते कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार ये है, तो चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर लगती और एग्जामिनर को भी लगता कि बच्चे को थोड़ी सी जानकारी है। यदि आप शब्दों के माध्यम से उसको नहीं दिखाना चाहते थे तो एक पेज आप लेते पूरा इसके लिए, और एक पेज में 3 चित्र आप बना देते। पहले चित्र में सीमा निफे वाला चित्र, दूसरे में पायरोस्फीयर बैरोस्फीयर वाला चित्र, और तीसरे में इसको बना देते, तो एक तुलना हो जाती। और फिर एक बार उसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर देते कि अंतर क्या है तीनों में, तो चीज़ें और बेहतर होती। ठीक है, अब आपने जो भी लिखा है, पूरी परिभाषा, किताबी परिभाषा आपने लिखी है,
इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि आप भी वही पुस्तक पढ़ रहे हो और बाकी के अन्य छात्र जो भी मुख्य परीक्षा लिख रहे होंगे सेम पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो जो लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी ना, सबकी सेम रहेगी और भाषा सेम नहीं रखना है। तो इसलिए कुछ अलग यदि दिखाना है तो प्रयास करना होगा अलग। यदि आप प्रयास करोगे तभी सफल। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, तभी घबराना नहीं है चीज़ों को लेके, ठीक है। और ये जो कट पिट होता है नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने कोर की बात किया। इसमें बताया यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है एवं इसे बेरी स्फीयर कहा जाता है। चूंकि यह पृथ्वी मुख्यतः निकेल तथा लोहा द्वारा निर्मित है, अतः इसे नीफे भी कहा जाता है। कोर का महत्तम तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा घनत्व 13.7 है। इसका 2900 से 5100 किलोमीटर तक की गहराई तरल अवस्था में है और 5150 से 63 से 71 किलोमीटर की गहराई तक इसका भाग ठोस अवस्था में है। इस भाग में अधिक दबाव के कारण गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई हैं। गैसें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई हैं, थोड़ा सा सुधार करें इसको, ठीक है। ये आपका था, ये था ईशु प्रसाद का, ठीक है। आप प्रयास कर रहे हैं, लगातार आप उत्तर लिख रहे हैं, पहले दिन से आप लगातार उत्तर लेखन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय प्रयास है। लेकिन जो कमियां मैंने बताई हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा सा अपनी राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जब ये आपकी ये राइटिंग है तो परीक्षा हाल में इससे भी बुरी होगी और पढ़ने में वो नहीं आएगी। तो इस पर भी थोड़ा सा अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब आगे मैं देख लेता हूँ, अगला जो आया है एक एक करके मैं दिखाऊंगा 2-4 आंसर। अब एक आंसर ये आया है, यहाँ पे देखिए लिखा है पृथ्वी की, देखो पहली बात तो इन्होंने आंसर फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है। पहला प्रयास तो आपका, उसके लिए आपको पूरे नंबर मिलते हैं कि आपने उस फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। अब इसके साथ साथ, क्योंकि पेज बदल गया यहाँ पे, ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए। अब आपने क्या लिखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जटिल एवं अस्पष्ट विज्ञान है जिसे किसी एक उपकरण अथवा संकल्पना के आधार पर नहीं जाना जा सकता है। देखो, आपको थोड़ा सा पूर्ण विराम और कामा का भी ध्यान रखना होता है। जैसे आपने लिखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक जटिल एवं अस्पष्ट विज्ञान है, यहाँ कामा या पूर्ण विराम का प्रयोग करना था तो यहाँ पे कामा आपको अवश्य लगाना था। तो कामा, पूर्ण विराम, शाब्दिक त्रुटियों, इन सब पर आपको काम करना होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमें विभिन्न स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, जिसे सामान्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। प्रत्यक्ष स्रोत, वे स्रोत जिन्हें के अंतर्गत हम सीधे, देखो सीधे क्या लिखे, सीधे और सीधे ये शाब्दिक त्रुटि है, आपने लिखा है सीधे, सीधे ऐसे लिखा जाता है, तो शाब्दिक त्रुटियों पर भी आपको काम करना है, ठीक है। सीधे तौर पर उपलब्ध गलत लिखा है, ज्ञान का इस्तेमाल गलत लिखा है, इस्तेमाल लिखा है, करके आंतरिक संरचना को समझने की कोशिश करते हैं, वो प्रत्यक्ष स्रोत कहलाते हैं। अब करते हैं, यहाँ पूर्ण विराम या कामा का प्रयोग होना चाहिए था जो आपने नहीं किया, ठीक है। जैसे सतही चट्टानें, ठीक है, खदान, ज्वालामुखी, पृथ्वी भेदन परियोजनाएं आदि, ठीक है। अब आदि भी आपका गलत है, आप लिखे हो आदि, आदि नहीं होता है, आदि होता है। तो शाब्दिक त्रुटियों पर आप काम करना है। जिसकी भी कॉपी होगी, नाम अभी यहाँ पे नहीं दिया है तो मैं आपको बोलूँगा कि फिर से काम करें, और साथ ही साथ जब आप उत्तर शेयर करें ना तो पीडीएफ फॉर्मेट में किया करें। पीडीएफ फॉर्मेट के लिए आपको क्या करना है, फ़ोटो सारा क्लिक कर लिया करें, और या आप फ़ोटो क्लिक करने से पहले एक मोबाइल ऐप है, उस मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट स्कैनर। और डॉक्यूमेंट स्कैनर के माध्यम से आपका जो उत्तर होता है उसकी पीडीएफ बना लिया करें। पीडीएफ बना लेने से क्या फ़ायदा होता है कि आपका पेज इधर उधर नहीं होता, नहीं तो ग्रुप में बहुत सारे लोगों के पेज आ जाते हैं, फिर पढ़ने में समस्या होती है कौन सा आपका दूसरा पेज है, क्योंकि कहीं आप मेंशन नहीं करते हो कि पेज नंबर 2 कौन है, पेज नंबर 3 कौन है, ठीक है। इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अब आपने लिखा है वैसे स्रोत जिनका अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करके अथवा उनकी जानकारी के इस्तेमाल, देखो शाब्दिक त्रुटि गलत है, जानकारी को आपने लिखा है जानफारी, ठीक है। तो शाब्दिक त्रुटि जिसकी भी काफ़ी है, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको शाब्दिक त्रुटियों पर काम करना है, क्योंकि बहुत सारी शाब्दिक त्रुटियाँ हैं। स्टार्टिंग में ही पहले पेज में आपको इतना दिखा दिया, तो आगे एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। इतनी सारी शाब्दिक त्रुटियाँ जब उसको मिलेंगी तो आगे वो आपका नहीं पढ़ेगा, वो इच्छुक ही नहीं होगा आपके उत्तर को पढ़ने को। तो प्रयास क्या करना है कि शाब्दिक त्रुटियाँ ना रहें, शाब्दिक त्रुटियाँ शून्य रहें, ये प्रयास करना है।
आपका प्रयास बढ़िया है, लगातार आप लिख रहे हैं, ठीक है, पहले दिन से आप लिख रहे हैं, मैंने आपको कमेंट भी किया था। तो कहने का मतलब है आप लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके जो उत्तर है, देखो एक भी चित्र इस उत्तर में नहीं देखने को मिला, ठीक है। आपने क्या किया है, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी को लिख दिया। जब तक आप चित्रों के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, देखो इसमें 3-4 चित्र बन सकते थे। पहला जो परिभाषा दी गई, जिस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चर्चा की गई, उसको आप कर सकते थे। फिर दूसरी परिभाषा के अनुसार आप बता सकते थे कि पहले दूसरे में क्या अंतर है, सीमा और नीफे वाले में क्या अंतर है, पायरोमीटर और बैरोमीटर वाले में क्या अंतर है। फिर तीसरा जो आधुनिक परिभाषा है उसकी आप चर्चा कर सकते थे, लेकिन उसको भी आपने नहीं किया है। तो यहाँ पे फिगर आप बनाइए, इस तरह से आप लिखेंगे तो जनरल मार्किंग हो जाएगी। यदि सबको 4 मिल रहा है तो आपको 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि आपका उत्तर बहुत ही खराब है। मैं एक तुलना बता रहा हूँ कि यदि सबको 4 मिल रहा है तो उसका आधा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आपको शाब्दिक त्रुटियों को दूर करना है, जिसकी भी एक कॉपी है आप देख लीजिए। सबसे पहले शाब्दिक त्रुटियों को दूर करना है। शाब्दिक त्रुटियों के साथ साथ आपको क्या लिखना है अपने उत्तर में, किन चित्रों को दर्शाना है, किन चित्रों को नहीं दर्शाना है, उसको आप अवश्य ध्यान दीजिए। विशेष रूप से जब आप भूगोल में उत्तर लेखन करते हैं तो चित्र बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना चित्रों के आपका उत्तर अधूरा रहेगा, ठीक है। अब तीसरा एक उत्तर मैं इसमें भेजता हूँ, तीसरा मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ आपको, क्योंकि एक साथ इसलिए नहीं भेजा मैंने यहाँ पे, क्योंकि कमी क्या थी कि आप लोगों ने PDF फॉर्मेट में नहीं दिया था, एक ही उत्तर हमें PDF फॉर्मेट में प्राप्त हुआ था। और जैसे कि हम इस पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम मान लो टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। चलिए एक और उत्तर देख लेते हैं हम आज का। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है रेगुलर, जिनका भी है रेगुलर उत्तर लेखन कर रही हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहली बात कि इस उत्तर में क्या कमियां देखने को मिल रही हैं। आप देखोगे इस उत्तर को, जैसे देखोगे तुरंत आपको क्या कमी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भले ही लाख आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को दर्शाया हो, लेकिन इस उत्तर में कमी क्या है कि आपने जो शब्द लिखे हैं, ठीक है, एक तो शब्द आपने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। एक लाइन में यदि हम आपके पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग आप 8 से 9 शब्द एक लाइन में लिख रही हैं, एक पंक्ति में आप लिख रही हैं, ठीक है। और कंजस्टेड बहुत ही, जैसे एक होता है ना कि आदमी के पास पेपर ही नहीं है, पेज ही नहीं है, सिर्फ इतने में ही सारी चीज़ें कर देनी है, तो उसी प्रकार से ये उत्तर दिख रहा है। एक तो बहुत छोटा छोटा, दूसरा बहुत ही कंजस्टेड लिखा गया। इसको थोड़ा सा, जितना आपने एक पेज में लिखा है ना, इसको कम से कम 1.5 पेज में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इस कमी को आप दूर करिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में जब लिखा होता है इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ने का मन नहीं करता। थोड़ा सा इसको सुंदर बनाएं, अक्षर को थोड़ा सा सुंदर बनाएं और इसमें गैप रखें थोड़ा सा, इस तरह से नहीं होना चाहिए इतना कंजस्टेड, ठीक है। तो थोड़े से अक्षर जो हैं, वर्ड जो हैं, शब्द जो हैं, उसको थोड़े से बड़े लिखिए और थोड़ा सा अच्छे से, जैसे जिस तरह से 2 पंक्तियों के बीच में जो गैप है ना, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए तो चीज़ें थोड़ी सी और आकर्षक लगेंगी। इस हिसाब से यदि आप करेंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, एक पंक्ति में यदि मैं 8 शब्द जोड़ता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक यदि हम 10 मान लेते हैं, 80 शब्द आपके यहीं पे हो गए, ठीक है। अब अगर 80 यहाँ पे हो गए और फिर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 80 यहाँ पे हो गए और 1 2 3 4 32 यहाँ पे हो गए। मतलब आपने लगभग, आप कह सकते हो 190 से 200 शब्द जो है, 190 से 200 शब्द जो है एक ही पेज में लिख दिया है। ये गलत है। एक पेज में अधिकतम, बहुत ज़्यादा यदि लिखते हो, बहुत ज़्यादा यदि लिखते हो 150 शब्द, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले इस पे काम करें और इस आधार पे आप पिछड़ जाओगे। पिछड़ कैसे जाओगे, आपकी आदत यही रहेगी लिखने की, ठीक है, और आप उत्तर बहुत अच्छा लिखोगे, दूसरों से बहुत अच्छा लिखोगे, लेकिन आपका जो समय है परीक्षा में, क्योंकि समय तो आपके लिए निश्चित है ना, समय तो सीमित है ना, और जब समय सीमित है और आपको पेज भरना है 4.5, ठीक है, आपने बहुत अच्छा लिखा और आपका उत्तर 2 पेज 2.5 पेज में हो रहा है समाप्त, ठीक ना। आपने भले ही 4.5 पेज के बराबर लिखा है, क्योंकि आपने की लिखने की जो शैली है अलग है, लेकिन एग्जामिनर जब ये देखेगा कि इस प्रश्न को 2 ही पेज में लिख दिया,
2.5 पेज में लिख दिया तो क्यों नंबर पूरा देगा आपको? जब आपके लिए उसने 4.5 पेज निर्धारित कर रखे हैं आयोग ने, तो भैया आप 4 से 4.5 पेज ना लिख सको तो 3.5 से 4 पेज तो लिखो ना। 2 पेज में क्यों अपने उत्तर को समाप्त करना है? और यदि आप सोचते हो कि इसी तरह से आप 4.5 पेज भरोगे तो आप आधे ही प्रश्न कर सकते हो, आधे प्रश्न आपको छूट जाएंगे और फिर नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो सबसे पहले कमी इस उत्तर में जो है उसको आपको दूर करना है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं कंटेंट क्या है। यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आपने लिखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की हेडिंग वोडिंग डालने की आवश्यकता नहीं है, मत डाला करें, ठीक है। आप शुरुआत सीधे किया करें। आपने लिखा पृथ्वी की सतह से इसके भीतर भाग तक। भीतर भाग तक कौन सा शब्द होता है? भीतरी भाग तक आप लिखते तो भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग की पदार्थ की अलग विशेषताएं। हर एक भाग की पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। ये शब्द जो है थोड़ा सा पढ़ने में ना वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आप देखने को मिलता है पृथ्वी का आंतरिक भाग 3 तरह की परतों से मिलकर बना है, जिन्हें अब देखो आपने भी यही गलती कर दी, जिन्हें भू प्रॉपर्टी, मेटल और क्रोड कहते हैं। आप लिखते 3 परतों से मिलकर बना है, पहला भू प्रॉपर्टी, मेटल, कोर या क्रोड, तो थोड़ा सा और अच्छा लगता। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकर क्या होता है? अधिकर नहीं होता, अधिकतर होता है। जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त अनुमानों पर आधारित है। कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। पहला आपने लिख दिया का प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। जो आपको नंबरिंग करनी हो वो आप बाहर कर सकते हो लाइनिंग के, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। प्रत्यक्ष स्रोत। अब आपने लिखा खनन। पृथ्वी की सतह से 2 से 4 किलोमीटर नीचे तक खनन किया जाता है। इस माध्यम से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे तो कुछ आपने लिखा ही नहीं, तो धातुएं प्राप्त होती है तो यहाँ पे लिखना था, जरूरी नहीं था कि इस माध्यम से विभिन्न प्रकार की धातुएं प्राप्त। आप सीधा लिख सकते थे कि पृथ्वी की सतह से 2 से 4 किलोमीटर या 2 से 3 किलोमीटर तक की जानकारी हमें खनन के माध्यम से प्राप्त होती है। खनन के माध्यम से प्राप्त धातुएं, प्राप्त पत्थर हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसी तरह पेट्रोलियम, पृथ्वी की सतह से लगभग 12 किलोमीटर नीचे तक की खुदाई करके पेट्रोलियम की प्राप्ति करते हैं। तो भैया पेट्रोलियम की प्राप्ति यहाँ थोड़ी पूछा गया है, यहाँ पे आंतरिक संरचना। तो जो भी आप लिखते हो उसको कहीं ना कहीं आपको जोड़ना है, कहीं ना कहीं इन प्रकारों में आंतरिक संरचना का जिक्र होना चाहिए, जो आपके उत्तर में देखने को नहीं मिल रहा है। अगला है महासागरीय। महासागरीय खुदाई में भी पृथ्वी के गर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे अप्रत्यक्ष स्रोत पे। अप्रत्यक्ष स्रोतों में तापमान, घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगों की प्रकृति आदि सम्मिलित है। घनत्व संपूर्ण पृथ्वी का, अभी जैसे आपने घनत्व डाला, हेडिंग डाला घनत्व यहाँ पे, तो आपको क्या कर सकते थे, यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो। घनत्व के बाद फिर अगला जो आपका आता है उसकी नंबरिंग कर सकते हो। अब घनत्व में क्या लिखा है आपने? संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, ठीक है, जबकि भू प्रॉपर्टी का घनत्व लगभग, ठीक है। इस आधार पर यह निष्कर्ष जब आप लिखते हो ना, तो ये निष्कर्ष थोड़ा सा संभाल के लिखिएगा, गलत है यहाँ पे। निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी के क्रोड का औसत घनत्व इतना है, से अधिक होगा। साधारण तौर पर यह घनत्व 11 ग्राम माना जाता है, जो जल से 7 से 8 गुना भारी है। घनत्व संबंधी विभिन्न प्रमाणों से पता चलता है कि पृथ्वी के क्रोड का घनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है आपने। अब आपने लिखा दबाव, तापक्रम। अब आपने देखो सब कुछ लिखा है, सब कुछ चीज़ें लिखा है, लेकिन बहुत ही कम जगह हमें लिखा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसमें सुधार करिए, क्योंकि इस तरह से आपका नुकसान हो जाएगा, आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या किया है, चित्र भी बनाया है, बहुत अच्छी बात है। अब आपने चित्र में जैसे आपने दर्शाया, तो यहाँ पे एक तरफ आप घनत्व कर देते, चित्र में ही एक तरफ आप घनत्व सबका लिखते जाते और एक तरफ सबकी गहराई लिखते जाते, साथ ही साथ ताप लिखते जाते, किस प्रकार से बदलाव आता है। चित्र में भी थोड़ी सुधार करने की ज़रूरत है। कल मैंने जो चित्र दिखाया था आप उसको कॉपी कर सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग लिख तो रहे हो, ठीक है। अब आज के मुद्दे पर हम आ जाते हैं। आप लोग लिख तो रहे हो, लेकिन बहुत सारी कमियां हैं, और जो लोग रेगुलर लिखेंगे आगे से, क्योंकि इस तरह से यदि कमियां रहीं और
इसी तरह से चलता रहा तो इससे सुधार देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रयास ये रहेगा कि प्रत्येक दिन 8 से 10 मिनट की एक ऐसी वीडियो रहेगी जिसमें कुछ बहुत अच्छे उत्तर जो आपके होंगे और कुछ बहुत ख़राब उत्तर जो आपके होंगे उनकी चर्चा यहाँ की जाएगी, उनकी कमियों को यहाँ बताया जाएगा। तो आप में से जो लोग रेगुलर उत्तर लेखन करते हैं, आपके लिए आवश्यक है कि आप इस जो 8 से 10 मिनट की ये विशेष वीडियो होगी इससे अवश्य जुड़े रहें, जिससे आपको अपनी कमियां भी पता चलेंगी। और जो कमियां बताई जाती हैं प्लीज़ उनको दूर करने का प्रयास करिएगा। आपका उत्तर बहुत अच्छा है मैं मानूं तो, लेकिन जो आपने इस तरह से लिख दिया है ना, इसमें आपको आधे नंबर ही मिलने हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आपको लगता है आपने सारा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे क्या होता है, कंजेस्टेड है तो इससे क्या होता है, उससे समस्या है। क्या समस्या है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कमी क्या होगी, जब एग्जामिनर कोई देखता है ना कॉपी, तो ऐसा नहीं है कि एक एक पेज पलट के देखेगा। एग्जामिनर आपका एक एक पेज पलट कर नहीं देखने वाला है। एग्जामिनर जो होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं मैं जो कॉपियां चेक करते हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय की करते हों, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी की करते हों। जैसे उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा की कॉपियां एक परिचय के हैं सर, वो चेक करते हैं। तो उनसे जब बात किया गया कि सर आप लोग क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हो, किस चीज़ का ध्यान रखते हो आप चेक करते समय, तो उनका कहना था कि जब हमें कोई नई कॉपी मिली तो कॉपी में जो सबसे पहला उत्तर होता है, ठीक है, पहला उत्तर हमने अच्छे से देख लिया और पहले उत्तर से ही हमें ये पता चल जाता है कि इसकी पकड़ क्या है, बच्चा शब्द क्या है। सबसे पहली बात, जब हम उत्तर एक उत्तर जब हम पढ़ते हैं तो शाब्दिक त्रुटि, भले ही कंटेंट अच्छा ना हो, प्रश्न से संबंधित ना हो, लेकिन हमें शाब्दिक त्रुटियां यदि उसमें हैं वो पता चल जाती हैं। दूसरी बात, भाषा शैली क्या है लिखने की, वो हमें पता चल जाती है। तो जब कोई अच्छा छात्र होता है तो उसको भले ही किसी प्रश्न का जवाब नहीं भी आ रहा है तो भी उसकी जो लिखने की शैली होती है वो उसको बता देती है कि वो योग्य है। तो हम क्या करते हैं, पेज को, पहला प्रश्न हमने ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, हमें मान लीजिए पहला प्रश्न समझ में नहीं आया, 1-2 पेज हमने और आगे देखा, फिर एक प्रश्न हमने पढ़ लिया और अधिकतम हम एक कॉपी में 2 प्रश्न ही पढ़ते हैं, 2 प्रश्न से ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। और उन्हीं 2 प्रश्नों के आधार पर हम, जैसे कि मान लीजिए 10 अंकों के प्रश्न हैं, जो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, चित्र ग्राफ सब कुछ बनाया है, उसको यदि हम 8 नंबर दे रहे हैं तो एक छात्र ऐसा होगा जिसने कोई ग्राफ कोई चित्र नहीं बनाया है, केवल लिखा ही है, तो उसको हम 4 नंबर दे देते हैं, 5 नंबर दे देते हैं। तो इस आधार पे नंबरिंग की जाती है। पूरा आपका मान लीजिए आपकी परीक्षा में 8 प्रश्न हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जामिनर 8 बैठ के देखेगा, ठीक है, 2 से 3 देखेगा। तो आपको प्रयास ये करना है कि जो उत्तर लिखें बेहतर लिखें। जैसे इसमें बहुत जगह आपने अंडरलाइन किया है, इतनी अंडरलाइन भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बहुत अंडरलाइन आपने किया, देखो इस भाग में पूरा आपने अंडरलाइन किया, इतनी अंडरलाइन भी नहीं करनी चाहिए। अंडरलाइन क्या करना है, अंडरलाइन वहाँ करना चाहिए जो आपके उत्तर का मुख्य भाग हो, जहाँ से आपके उत्तर के बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आपने पूरा का पूरा पैरा अंडरलाइन कर लिया, इस पेज में कम से कम आपने 10 पंक्तियों में अंडरलाइन किया है, तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला, इससे आपको नुकसान के सिवा फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अंडरलाइन वहाँ पे किया जाता है जैसे आप कुछ विशेष चीज़ें, विशेष बातें उसके बारे में करें, तो आप आधी पंक्ति को, शब्द को अंडरलाइन कर सकते हो, एक पंक्ति को अधिकतम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इस उत्तर में देखें इस पेज में तो लगभग 10 पंक्तियों में अंडरलाइन किया गया है, तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो प्लीज़ इन कमियों को दूर करें और ध्यान रखिएगा, यदि किसी का नाम जो है दिख जाता है इस पर, तो आपको जो है इसको गलत संदर्भ में नहीं लेना। मान लीजिए आपका नाम है ABCD, ठीक है, XYZ जो भी आप मान लीजिए, और आपका उत्तर यहाँ पे दिख रहा है, आपने नाम टॉप में लिखा है, हम हटाना भूल गए, ठीक है, और हमने बता दिया ये उत्तर सही नहीं, इसमें ये कमियां है, तो आपको वहाँ से निगेटिव छवि नहीं लेके जानी है क्लास की, आपको वहाँ से पॉजिटिव लेके जानी है कि आपकी कमियां बताई गई हैं और यह आपके लिए है, आप दूर करोगे तो आपका फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। तो प्लीज़ सुधार करें, क्योंकि सुधार बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसी तरह से लिखते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बेहतर नहीं है, कोई फ़ायदा फिर ऐसे नहीं मिलने वाला। अभी प्रारंभिक चरण है, अभी टॉपिक वाइज मैं करा रहा हूँ, भूगोल में हम प्रवेश किए हैं, हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा हो जाए, प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जो आपके विगत वर्षों के प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। अभी हमारा प्रयास क्या है
कि कोई भी जब हम आपको उत्तर लेखन कराते हैं तो उस टॉपिक से संबंधित कुछ जानकारी दी जाए। जैसे आपका प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित यदि आप कोई उत्तर आता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपके प्लेटों के संचलन से संबंधित कोई उत्तर आता है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कोई प्रश्न यदि आपकी परीक्षा में आ जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हम कर रहे हैं, प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम भूकंप का अध्ययन करने वाले हैं, डिटेल जानकारी करेंगे भूकंप के बारे में। और जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं यदि आप उतनी करते हो तो निश्चित रूप से कहीं भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, विधिवत आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करोगे। तो प्लीज़ विनम्र निवेदन है कि ध्यान दीजिए, जो लोग मुख्य परीक्षा को लेकर गंभीर हैं, बाकी जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं, जिनको उम्मीद है कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद हम 1 महीने 2 महीने में सब कुछ कर सकते हैं, आप लोगों को सलाम है मेरा। आप इसी तरह से सोचते रहें और प्रारंभिक परीक्षा जब क्वालिफाई आप कर लेंगे, उसके बाद जब इस दौड़ में आप लगेंगे तब आपको लगेगा आप कितने पीछे छूट गए हैं। तैयारी का विधिवत तरीका क्या होता है कि जब भी आप तैयारी करने के लिए सोचते हैं, पहले दिन से जब आप स्टडी टेबल पर बैठते हैं, विशेष रूप से राज्य विशेष के लिए और यूपीएससी के लिए, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए कि सबसे पहली बात कि आपको अपना 40% पढ़ाई का हिस्सा ऑप्शनल सब्जेक्ट को देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद 60% जो हिस्सा है उसमें मुख्य परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हो तो प्रारंभिक परीक्षा उससे कवर होता चला जाता है। जो कुछ चीज़ें बची होती हैं बाद में जब कुछ समय मिलता है वहाँ पे प्री ओरिएंटेड आप कर लेते हो, वो चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो प्लीज़ सहयोग कीजिए। निश्चित रूप से यदि एक भी बच्चा लिखेगा तो भी ये कार्यक्रम चलेगा, 100 बच्चे लिखेंगे तो भी ये कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। और जिस प्रकार से अभी कमियां बता रहा हूं इसी तरह से कमियां प्रतिदिन, अभी तक सोचा था सप्ताह में 1 दिन आएंगे, लेकिन अब प्रयास है कि प्रतिदिन 5 मिनट का ही वीडियो है, लेकिन 5 मिनट का ही वीडियो रखेंगे जिनमें हम कमियों को बताएंगे। और आपका काम होगा उन कमियों को दूर करना है और अपने आप में प्रतिदिन सुधार करना है। कम से कम अपनी दैनिक दिनचर्या में ना एक सम्मिलित कर लीजिए कि प्रत्येक दिन जब आप सुबह उठो ना, बिस्तर छोड़ो ना, तो प्रत्येक दिन जब आप उठते हो बिस्तर छोड़ते हो तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आज हम क्या अच्छा करें जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। आज हम अपने जीवन में क्या बदलाव करें, आज के इस पूरे दिन में, आज के मतलब 24 घंटे में या 12 घंटे में पूरे दिन में हम क्या अपने आप में क्या बदलाव करें, किस रास्ते पर हम चलें कि हम अपने जो लक्ष्य है ना उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकें। ऐसा ना हो, ऐसा काम हम ना करें कि हम अपने लक्ष्य से विमुख हो रहे हों, ठीक है। तो प्रत्येक दिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की तरफ फोकस होकर चलना चाहिए। आपका प्रत्येक दिन आपको ये एहसास कराने वाला होना चाहिए कि आप आज अपने लक्ष्य के बीच की कुछ दूरी को जो है ना कम की हो। ऐसा ना हो कि लक्ष्य की जो दूरी है वो बढ़े। तो ध्यान रखना है, कमियों को दूर करना है और निश्चित रूप से आपको बेहतर अनुभव मिलेगा उत्तर लेखन का, कहीं कोई त्रुटि नहीं मिलेगी। तो आज का जो प्रश्न दिया है मैंने, उस प्रश्न को अभी मैं ऐप में भी दे देता हूँ, शायद आप तक पहुँच भी गया हो नोटिफिकेशन। उस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, विशेष रूप से भूकंपीय तरंगों से संबंधित है, उत्तर लिखिएगा। कल की कक्षा में जो है हम भूकंप पर चर्चा करेंगे, डिटेल चर्चा करेंगे, उसके बाद पुनः भूकंप से संबंधित भी 1 से 2 प्रश्नों को लिखेंगे। लेकिन जो कमियां बताई गई हैं इनको दूर करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।